इतना नुकसान हुआ है और अभी आने वाले कुछ और हफ्ते हमें अभी इतने कोई आरामदेह नहीं लग रहे। तो ये सारा जो नुकसान है, इसमें जानी नुकसान के साथ साथ बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है। जो हम जैसे ममालिक जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर हैं, जबकि उनका किरदार क्लाइमेट चेंज में ना होने के बराबर है, हम पूरी दुनिया के वो ममालिक जिन्होंने ये क्लाइमेट चेंज और ये ग्लोबल वार्मिंग की है अपनी हाई एमिशंस के जरिए से, उन सब से हम जो है हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए से डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे जाके, मैं कहता हूँ बाहर के मुल्कों में जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, उनको उनका इस्तेमाल करें, वो वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट डॉक्टर शफीक कंबोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये एक तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, दूसरा एक जो खिज़र वैली है वहाँ पर पूरा एक गांव जिसे कहें कि पत्थरों के नीचे दब गया है, ये किस तरह हुआ और ये क्या चीज़ें, इन सब पर हम आज शफीक कंबोज साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कज़ाफ़ी। अभी जो थोड़ी सी चीजें, जी जी सर मुझे थोड़ा सा बताएं ये क्या डिजास्टर था, किस तरह का था कि एक पत्थरों का पूरा एक जिसे कहें कि जिस तरह पानी बहता है इस तरह एक पत्थर एक लाइन में बहे और उन्होंने पूरा गांव को जिसे कहें कि मलिया मेट कर दिया, दब गया पूरा का पूरा गांव। ये किस तरह इस तरह के बड़े बड़े डिजास्टर्स हो रहे हैं और पाकिस्तान में ये चीजें पहले हम इतना नहीं देखते थे इन्हें। देखिए कज़ाफ़ी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमारे शुमाली इलाका जात में क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये मानसून कुछ वो जो क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती या मौसमियाती तब्दीली से जुड़े हुए ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है, ऐसे वाक़यात की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इनके गैर यकीनीपन के बारे में तो साइंसदान पहले से ही बहुत श्योर थे, वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अभी रिसेंट वाकया पिछले जुमे वाले दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग गिजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गोपिस वैली में हुआ है, और जिसके नतीजे में जो दो गांव हैं उनमें से एक तो तकरीबन 80% जो है गांव वो तबाह हो गया है, और बल्कि वो सारे स्लाइड के नीचे आ गया है, जो कि वो मलबा ऊपर से ग्लेशियर अपने साथ लेकर आया है। तो ये जो पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी क्लाउड बर्स्ट की और क्लाउड आउटबर्स्ट की, वो एक डिफरेंट फिनोमिना है, वो बादल का फटना है, ये ग्लेशियर्स का फटना है। अब ग्लेशियर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारों ने सुना तो होता है, लेकिन उसकी जरा फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में उनको जरा इतनी आगाही नहीं होती। तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है ये हिमालय के नीचे, कराकोरम हिंदू कुश के नीचे, जिसको इन तीनों पहाड़ी सिलसिलों को जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि दुनिया में दो पोल्स हैं, दो कुतबैन है जहां बर्फ है, नॉर्थ और साउथ पोल। इसको थर्ड पोल बोला जाता है। यानी पाकिस्तान जो है वो थर्ड पोल के एन नीचे है, दुनिया का तीसरा कुतब, जो बर्फ का इतना बड़ा जखीरा है कि उन दो कुतबैन के बाद सबसे ज्यादा बर्फ यहाँ पे है। और हिस्टोरिकली तकरीबन दुनिया में 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो बुनियादी तौर पे हमारे सर के ऊपर यानी गिलगित बल्तिस्तान में ये पाए जाते हैं। तो हिस्टोरिकली ये जो ग्लेशियर्स हैं ये वो स्नो है जो सालों स्नो पहाड़ों पे पड़ती है, वहां पे अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, जब क्लाइमेट चेंज का ये इरा या दौर शुरू नहीं हुआ था उससे पहले नॉर्मल पैटर्न्स में अक्टूबर से लेके अप्रैल तक जो बर्फ पड़ती थी, स्नो जिसको हम कहते हैं, तो फिर वो बर्फ गिर गिर के और फिर एक स्पेल आया, फिर वो बर्फ फिर एक और स्पेल आया, फिर और, तो वो एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के, तो फिर साथ पत्थर मट्टी मिलके, तो वो एक लंप, एक ढेर, ठीक है, इकट्ठा बनना शुरू हो जाता था, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर बुनियादी तौर पे सादा अल्फाज में कहें तो वो बर्फ प्लस किसी हद तक उसमें मट्टी पत्थर मिलके ऐसा बड़ा जो है वो ढेला बन जाने, बड़े बड़े, और वो कई कई किलोमीटर बड़े जो हैं ये ग्लेशियर होते हैं। सियाचिन भी एक ग्लेशियर है, दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर में उसका शुमार होता है अक्साई चिन के बाद। तो ये ग्लेशियर 7,000 से ज्यादा जीबी में पाए जाते हैं। माजी में ये ग्लेशियर अपने एक खास अंदाज में, यानी 6 महीने बर्फबारी के नतीजे में ये सॉलिड होते थे, और बाकी 6 महीने में एक खास अंदाज में यहाँ पे गर्मी पड़ती थी। तो इनमें से पानी रिस रिस के नालों के जरिए से नीचे जो छोटे दरिया हैं उनमें गिर के, और ये दरियाओं से फिर सारे जो ये मुआवन दरिया हैं दरिया सिंध में गिरते थे। और पंजाब सिंध में हम जो ये दरिया सिंध में या इसके जो दरिया सिंध के मुआवन दूसरे दरिया हैं साथ हमारे चनाब में, जेहलम में, इवन रावी तक हमने राब्ता नहरों के साथ
हम पानी ले रहे थे दरियाए सिंध में से। तो ये एक बड़ा नेचुरल सा निज़ाम था। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के नतीजे में पिछले 20-30 सालों में यहाँ पे एक नया फिनोमिनन होना शुरू हो गया है कि क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हम जानते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हुई है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आलमी दर्जा हरारत में इजाफा है वो इससे सबसे ज्यादा मुतासर इसलिए हुआ है कि यहाँ पे दुनिया के औसत टेम्परेचर में जो इजाफा हो रहा है, यहाँ उससे भी ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है। तो यानी टेम्परेचर यहाँ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में ये जो ग्लेशियर्स हैं ये एक बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो गए हैं। तो इसके नतीजे में यहाँ पे अब क्या होता है, वो ग्लेशियर नॉर्मल नहीं पिघलता, बल्कि वो अब तेजी से पिघल रहा है। तो जहां जहां पे ये ग्लेशियर पिघल के नाले में से गुजरता है, आगे अगर पत्थर या कोई और इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट आ जाए, तो वो फिर वहां पे एक झील बन जाती है। इनको बोलते हैं ग्लेशियल लेक्स। तो हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है, जीबी रीजन, पिछले कुछ सालों से इस तरह की जो ग्लेशियल लेक्स हैं, इस तरह का फिनोमिनन यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है हमें नजर आ रहे हैं। और फिर जब वो चूंकि आगे जो डैम सा बनता है, जो रास्ता तंग होता है, वहां कोई पत्थर आ गए या किसी और वजह से वो बंद हुआ, वो किसी वजह से टूट गया, तो वो जो पीछे लेक बनी हुई है, अब वो नाले के ऊपर है, तो वो इतनी शिद्दत के साथ पानी नीचे आता है दरिया में जाने के लिए कि वो फिर अपने रास्ते में जो कुछ आता है उसको साथ बहा कर ले जाता बिल्कुल, बड़े अच्छे से आपने बताया कि ये जो एक स्टोन्स का, पत्थरों का एक जो पूरा एक जिसे कहें कि बहकर पूरे उसने गांव को तबाह कर दिया, गांव में कुछ मलिया मेट कर दिया। अच्छा सर, दूसरा इसमें जो चीजें वो हम देखते हैं कि आज जिस तरह आपने बड़ी डिटेल में ऑलरेडी इसमें बता दिया है कि इसके लिए हम क्यों नहीं पहले से इकदाम उठा लेते। कि अब देखें, एक जो ये गांव बना है, इसके ऊपर जो चीजें हैं, वहां से पानी ने भी आना है, पत्थर ने भी आना है, कुछ भी चीज आ सकती है। हम क्यों इस तरह की जगह का इंतखाब करते हैं जहां पर कल को कोई भी डिजास्टर हो तो सबसे पहले उस नदी के, उस नाले के, उस इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है? क्यों हम वहां पर घरों को बना लेते हैं, तामीरात कर लेते हैं? क्यों गवर्नमेंट जो जीबी की है, क्यों नहीं वो लोगों को आगाह करती, केपी की गवर्नमेंट क्यों नहीं वो लोगों को आगाह करती इस चीज से? है। अच्छा राफी, देखें, इंसान जो है वो जब से इंसान दुनिया में आया है, वो हमेशा से पानी और सब्जे के गिर्द बैठना जो है उसको, उसकी तरजीह होती है। इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं। तो इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में आप जब जाते भी हैं तो आप देखते हैं वहां पे ज्यादातर जो है खुश्क पहाड़ हैं। तो जहां जहां पर भी कोई ग्लेशियर है, तो इसका क्या हम्म। मतलब है, वहां से पानी रिसता है, लिहाजा उस ग्लेशियर के नजदीक आबादियों का आबाद होना जो है, या उनका हम्म। सेटलमेंट्स का बनना जो है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। हाँ, अब हम्म। ये हुकूमतों का काम है कि वो डिसाइड करें कि ग्लेशियर से कितने फासले पे आबादी जो है उसका होना चाहिए, और कितना ये डेंजर जोन है या इनवल्नरेबल एरिया है। तो बिल्कुल। ये बेहतर हुकूमतों का करने वाला काम है। दूसरा, इन ग्लेशियर्स के बिल्कुल पास एक अच्छा फोरकास्ट सिस्टम, जो इस हम्म। जो खसूसी तौर पर ग्लेशियर की वो जो लेक बन गई हैं, इनको मैं ग्लेशियर लेक्स कह रहा हूँ। ग्लेशियर लेक के पास एक अच्छा रेडार सेंसर्स का निजाम जो आपको टाइमली बता दे कि जी ये ग्लेशियर जो है, इसके आगे जो डैम बना हुआ था वो अब टूटने वाला है, क्योंकि पीछे से पानी, इतनी ज्यादा गर्मी के नतीजे में ग्लेशियर इतना तेजी से पिघला है कि वो लेक इस वक्त लबालब है पानी से, और वो किसी भी तरीके से आगे जो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको तोड़ के नीचे नाले में बह के दरिया में जाने के लिए बेताब है। तो ये निज़ाम एक बड़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए से ये मुमकिन है। और बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में अभी हमारे पास शायद इतने रिसोर्सेज नहीं है, और फिर इतनी ज्यादा ये लेक्स बन गई हैं पिछले चंद एक सालों में, कि अभी हम वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। अगरचे आलमी इदारे, यूएनडीपी ने भी हमें काफी फंडिंग दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अब भी आप ये देखें, ये जो जुमे वाला दिन वाकया हुआ है, इसमें वो जो हमारा एक बेचारा वहां पे चरवाहा था, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, अगर वो ना होता, अगर वो वसीयत खान वहां पे ना होता, और वो लोगों को नीचे जो तलीदास गांव वालों को टाइमली इन्फॉर्म ना करता, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमें एक बड़े डिजास्टर, क्योंकि लोग तो सोए पे थे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3-4 बजे ये वो झील ऊपर से फटी है। तो उसने फोन करके लोगों को बताया कि मुझे लग रहा है कि ये बस अब नीचे आने वाला है मलबा पानी, लिहाजा अपने घरों से निकल दौड़ो। तो तकरीबन 330 के नजदीक जो है लोग, वो वहां से फटाफट अपने घरों से, तलीदास गांव और एक और दूसरा सात्विक गांव था, वहां से निकल के वो रोशन गांव से भागे,
اور انہوں نے اپنی جانیں بچا لی. ادروائز اگر وہ بندہ یعنی ہیومن جو ہے انٹیلیجنس اس نے کام کیا، جو اسمارٹ انٹیلیجنس گیجٹس کے ذریعے سے تھی، اس کی عدم موجودگی میں وسیعت خان نے وہ جو رول پلے کیا جو وہاں پہ کوئی اور نظام کر سکتا تھا، جو کوئی گیجٹ انڈیوسڈ. تو میرے خیال میں ہمیں حکومت کو اب زیادہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اب میں بار بار یہ ورڈ یوز کرتا ہوں، ایک نیا نیو ایرا میں رہ رہے ہیں، نیا دور ہے، نئی ریالٹیز ہیں. کلائمیٹ چینج اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ اس وقت انسانوں کی اور جانوں کی اور مال کی قربانیاں لینے پہ تلا ہوا ہے. تو اب ہمیں اس کے ساتھ رہنا جینا ہے، تو ہمیں اپنی جو ہے پلاننگ کو بھی چینج کرنا ہوگا، ری ماڈلنگ کرنی ہوگی پورے اس ہمالین فٹ آؤٹ اسکرٹس کی، ہمالین ہلز کی، اور یہ سارے جو علاقے ہیں یہاں پہ آبادیوں کو، نالوں کو اب ہمیں نئے طریقے سے بسانا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں فور کاسٹ کے نظام کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، یہ اب جو وہاں پر 300 لوگ بچ تو گئے، لیکن ان کا گھر کا ساز و سامان اور ان کی تمام چیزیں اب وہ باقی نہیں رہی. تو گورنمنٹ کو کیا اقدام لینے چاہیے اس طرح کے لوگوں کے لیے، اس طرح کے جو جن لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں معاملات، اور آپ کیا امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے، اچھا دیکھیں اور کیا قذافی، کرنا چاہیے؟ جی میں بالکل، آپ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ ہمیں کھل کے بات کرنی ہوگی. اب ہمیں کافی شعور آ گیا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اب ہر سال ہم کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ سیکنڈ بڑی ایک ڈسپلیسمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے سب سے پہلی 2010 میں جب عطا آباد جھیل بنی تھی، اس وقت بھی ہنزا کے اوپر آ کے پہاڑ لینڈ سلائڈ گرا تھا اور عطا آباد جھیل بن گئی. اور اس کے بعد ششپر گلیشیئر کا بلتورو گلیشیئر، یہ گلافز ہوئے ہیں پچھلے 2018-19 میں، 24 میں پچھلے سال. اور اس شیشپر اس دفعہ پھر لیک ہوئی ہے. اور اب یہ دوبارہ سے ایک نیا واقعہ، یہ غزر ویلی کے اندر یہ غزر دریا جو ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ یہ ملبے نے غزر کو، دریا کو مکمل طور پہ نہیں روکا اور وہ بحال ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ آگے جا کے دریائے گلگت اور پھر دریائے سندھ میں گرتا ہے. جس طرح سے یہ موو ہوا تھا نیچے، یہ والی گلاف، یہ جس طرح سے یہ ملبہ نیچے آ رہا تھا، تو ہمیں خطرہ تھا کہ اگر غزر دریا مکمل طور پہ بند ہو گیا تو پھر عطا آباد کی طرح ہمیں پیچھے بڑی لیک اور ایک بالکل اس علاقے کی ایکالوجی اور وہی ساری چینج ہو جائیں گی. بٹ اینی ہاؤ، اب کرنے والا کام تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو لوگ ہیں ان کی ری ہیبلیٹیشن، ان کو دوبارہ سے آباد کرنا جو ہے، اس پہ ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم دوبارہ سے یہ نہ ہو کہ جیسے ہی یہ تھوڑا سا شور کم ہو اور پھر لوگوں کو ہم وہیں پسا دیں، جس طرح سے وہ عطا آباد میں لیک بنی اور اس کے ارد گرد ہم نے ہوٹلنگ اور ہم نے جو ہے وہ ساری وہ ٹوریزم کی انڈسٹری بسا دی، جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے. وہ تو بال بال بچے ہیں اس دفعہ، یہ جو 2 مہینے پہلے دوبارہ سے وہ فلڈ آ گیا تھا بعد میں، کہ وہ جو ہوٹل بنا ہوا تھا. تو حکومتوں کو ویژن کے ساتھ کام کرنا ہے، نئی ریالٹیز کے ساتھ کام کرنا ہے. خدا را لوگوں کی جان مال سے نہ کے لیے حکومتوں کو کرنے والے کام ہیں. لوگوں کو تو عقل شعور اور نہیں ہوتی اور وہ لالچ میں ہوتے ہیں، تو یہ حکومتوں کا کام ہے پالیسی بنا کے اس کو پالیسی کو امپلیمنٹ کر دینا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے، ایک تو ری ہیبلیٹیشن کے لیے ری ماڈلنگ کریں. دوسرا، اب جو اتنی بڑا ڈیزاسٹر اس دفعہ مونسون نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے پیچھے دھکیل دیا، ایک دفعہ پھر اتنا نقصان ہوا ہے، اور ابھی آنے والے کچھ اور ہفتے ہمیں ابھی اتنے کوئی آرام دہ نہیں لگ رہے. تو یہ سارا جو نقصان ہے، اس میں جانی نقصان کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے. تو ہم دوبارہ سے 2022 والی صورتحال میں واپس جا رہے ہیں، جب دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا سیلاب ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جتنا نقصان ہوا وہ ہم نے اپنی جیبوں سے، پاکستانی عوام کی جیبوں سے ٹیکسوں اور مہنگائی کی شکل میں نکلا ہے. تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اب آپ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، جو ہم جیسے ممالک جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جبکہ ان کا کردار کلائمیٹ چینج میں نہ ہونے کے برابر ہے، ہم پوری دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے یہ کلائمیٹ چینج اور یہ گلوبل وارمنگ کی ہے اپنی ہائی ایمیشنز کے ذریعے سے، ان سب سے ہم جو ہے ہماری حکومت کو مختلف چینلز کے ذریعے سے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ جا کے، میں کہتا ہوں باہر کے ملکوں میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشنز کے، ان کا استعمال کریں، وہ وہاں ڈیمانسٹریشن کریں اور یہ کلائمیٹ انجسٹس کے بیانیے کو فروغ دیں. ان کی حکومتوں کو اور ان کی وہاں کی سول سوسائٹی کو احساس دلائیں کہ آپ کا کیا ہوا ہمارے گھر والے پاکستان میں بھگت رہے ہیں. سو برائے مہربانی ان کی حکومتوں سے، جو ہائی ایمیٹنگ کنٹریز ہیں، ان کی حکومتوں سے ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے اندر پیسے لینے ہیں، تاکہ ہم اس پیسے کے ذریعے سے یہ بحالی
اور یہ جو ریلیف ایفرٹس ہیں ان کو، اور آنے والے سالوں کے لیے کلائمیٹ چینج جو ریزسٹنٹ اور جو ایک پائیدار مضبوط ریزیلینٹ انفراسٹرکچر دوبارہ سے ترتیب دے سکیں، نہ کہ یہ نقصان پورا کرنے کے لیے ہم اپنی عوام کی جیبوں کی طرف پھر سے دیکھنا شروع کریں۔ بالکل ناظرین، ڈاکٹر شفیق صاحب نے بڑا امپورٹنٹ لاسٹ میں پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور ہمیں اور ہماری گورنمنٹ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جس طرح شفیق صاحب نے کہا اسی طرح باہر کے ملکوں میں جا کے اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے آواز اٹھانی چاہیے، اور جو اب جس ڈیزاسٹر سے پاکستان گزر رہا ہے اس کو کور اپ کرنا چاہیے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق کرنا ہے، ماں والا جو اسٹیٹ کو کرنا چاہیے۔ باقی فی الحال کے لیے ناظرین، نیا دور سے معمر قذافی کو اور ڈاکٹر شفیق کمبوز صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔